देखिए, अब कोई पटना आ रहा है, तेजस्वी यादव वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद पुराने नेता रहे भाई। वो दूसरी बात है कि चार अदालत ने दोषी माना है कि वो चारा घोटाले के दोषी हैं, आरोपी नहीं, दोषी माना है, उनको सजा दी है, तो वो दूसरी बात है। अब शिष्ट आता है तो एक परंपरा रही है हमारी सनातनी की, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, इसकी धुरी बनते हैं तो ये गठबंधन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति बन रहा है जिसको चार करप्शन और लूट के केस में सजा हो चुकी है, तो फिर उस गठबंधन का क्या कहना। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव। उन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या इस बैठक से बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है और विपक्ष को कितना फायदा होने वाला है। सबसे पहले जोहार आपका कृष्णा जी। ये आप सुन रहे होंगे कि जो आज बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। इससे कितना झारखंड में बीजेपी को नुकसान होने वाला है? नहीं, झारखंड की बात पहले छोड़ते हैं, पहले देश की बात करते हैं। हमें लगता है आज जो महाजुटान हो रहा है पटना में, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, जो लगता है कि एक ही मंच पर आ रहे हैं। और मैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे कड़े शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं उनका प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी जनता को ठगा है, अपने जनता के खजाने को लूटा है। आप देखिए ना कैसे, और होस्ट कौन है? नीतीश कुमार, जिनका पलटने का जो रिकॉर्ड रहा है, मुझे लगता है ये कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और इतिहास नीतीश कुमार को विकास पुरुष नहीं बल्कि पलटू चाचा के रूप में हमेशा याद करेगा। और उनकी सहयोगी पार्टी कौन है? राजद, जिसने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े घोटाले का एंट्री करवाया था जब इन्होंने गाय और बैल के चारे को भी खाने का काम किया था। और कौन आ रहे हैं? स्टालिन। अब स्टालिन गो बैक जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस तरीके से इन्होंने पत्रकार मनीष के साथ सारी संवैधानिक मान्यता जो देश के स्थापित कानून है उनको किनारा करके उसकी गिरफ्तारी करवाई, तो स्टालिन गो बैक ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और कौन आ रही है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। तो आप सोच सकते हैं ये परिवारवादी पार्टियों का क्या अस्तित्व है। केसीआर आ रहे हैं, केसीआर का अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे को प्रोजेक्ट किया है। वाईएसआर के भी आने की चर्चा है, हालांकि अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। तो तमाम जितने लोग आ रहे हैं वो सब के सब या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है या परिवारवाद में वो लिप्त रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं डरती। ऐसे लोग को आने दीजिए ना एक प्लेटफॉर्म पे, इससे हमें कोई अंतर नहीं होता। और पता है कृष्णा जी, आजादी के बाद 1984 तक कांग्रेस जब भी जीतती थी चुनावों में तो 36-37% वोट लाकर वो सत्ता पे काबिज रही। और आपको याद है ना, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जीत थी वो किस वर्ष हुई थी? वो 1984 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की शहादत के बाद उस समय पूरे देश में सहानुभूति की लहर दौड़ी थी और राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट कांग्रेस को जिताने में सफल हुए थे। उस समय पता आपको वोट परसेंटेज कांग्रेस का कितना था? 42, यानी 42% वोट था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब दल एक साथ आ भी जाएं तो हमारी सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जनता जानती है कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के करप्शन के खिलाफ चल रहे ड्राइव से डर कर एक मंच पर आ रहे हैं। जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जितने भी हैं ये ठगबंधन है, मगर यहाँ पर आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देख लिए, जो भी आ रहा है सबसे पहले उनसे मिलने जा रहा है। उसके बाद जो आज बैठक होगी नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे, उनसे लोग मिलेंगे। मगर अभी भी तो ये देखा जा रहा है कि जो बिहार की राजनीति घूम रही है, फिर अभी जो देश की राजनीति घूम रही है, लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। नहीं, देखिए, अब कोई पटना आ रहा है, तेजस्वी यादव वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद पुराने नेता रहे भाई। वो दूसरी बात है कि 4 मामलों में उन्हें अदालत ने दोषी माना है कि वो चारा घोटाले के दोषी हैं, आरोपी नहीं, दोषी माना है, उनको सजा दी है, तो वो दूसरी बात है। अब शिष्टाचार दूसरी बात होती है। तो कोई भी आता है तो एक परंपरा रही है हमारी सनातनी की, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और अगर लालू यादव इस जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है इसकी धुरी बनते हैं
तो ये गठबंधन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। जिस गठबंधन की धुरी वो व्यक्ति बन रहा है जिसको 4 करप्शन और लूट के केस में सजा हो चुकी है, तो फिर उस गठबंधन का क्या कहना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक फार्मूला तय की है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जिस राज्य में मजबूत है, सीधे बीजेपी से जहां पर टक्कर है वहीं पर कांग्रेस लड़े, और जहां पर विपक्ष मजबूत है, जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जितनी सीटों पर मजबूत है वहीं पर लड़े। तो देखा जाए तो बहुत सारे जो 3-4 इस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तो ये समझिए कि ये तो या तो पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, उत्तर प्रदेश में 4 सीटों में मजबूत है, तो क्या कांग्रेस मान पाएगी? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ कृष्णा जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का पिछले विधानसभा में खाता नहीं खुला था, 0 सीटें थी इनकी। पश्चिम बंगाल में इनकी क्या स्थिति आप ये समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और राजा भैया की पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी। आप सोच लीजिए, एक क्षेत्रीय नेता जिसका एक प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र में है, उसको 2 सीटें, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको देश के सबसे बड़े राज्य में 2 सीटें मिली थी। और क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ देंगी? वहां तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ देंगी? वहां भी आम आदमी पार्टी सत्ता में। और आम आदमी पार्टी के तो जो नेता हैं वो पहले से कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के जो अधिकार है उसके विषय में, उस पर अगर चर्चा पहले नहीं होगी तो फिर इस बैठक का कोई मतलब नहीं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस ऑर्डिनेंस में सब कुछ सही है जो केंद्र की सरकार लाई है, ये ऑर्डिनेंस का कांग्रेस समर्थन करेगी। तो इनके इतने आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। क्या ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के लिए सीट छोड़ेगी वेस्ट बंगाल में? कम्युनिस्टों से उनका कैसा संबंध है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या साउथ के जो नेता है, बड़े नेता है, डीएमके के नेता है, या आप देख लीजिए केसीआर कांग्रेस के नेता है, क्या वो सीटें छोड़ेंगे? कर्नाटक में क्या कांग्रेस किसी और दूसरे दल के लिए सीटें छोड़ने की मुंबई साहब की पार्टी के लिए क्या गुंजाइश रखेगी? तो इनके, अभी मैंने कहा ना, ये पूरी बारात को सजा रहे हैं, बारातियों का जमावड़ा हो रहा है। घोड़ा अभी तक दिख नहीं रहा, घोड़े की तो बात छोड़िए, दूल्हा कौन होगा इसका दूर दूर तक पता नहीं। ये आप लोग, ये दूल्हे की बैंड बाजा भी आ गया, और दूल्हे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जिनके नेतृत्व में देश ने 9 वर्षों में बहुत सारा चेंज किया। कहते हैं 9 years ऑफ डिफाइनिंग कंट्री, जिससे पूरे देश को बदल कर रख दिया। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, इनका नेता कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, आप लोग तो कह रहे हैं इनका नेता कौन होगा, ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम चुनाव ऐसे ही लड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद हम तय करेंगे कि मेरा नेता कौन होगा। हाँ, ये पहले तो कांग्रेस के नेताओं का बयान आता था कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान में है, 41 सीटों पर है। वो सबसे बड़ी पार्टी तो है, पर ये बताते समय वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति जितना 2014-2019 के चुनाव में हुआ था, वैसा कभी नहीं हुआ था। तो ये जिस हालत में है, इनको विपक्ष के नेता का भी पद नहीं मिला। तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी स्वाभाविक उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, क्योंकि वो देश के सबसे बड़ी पार्टी है और वो 250-300 सीटें गिनाते हैं, जिसमें कांग्रेस बहुत मजबूत है। लेकिन किसी से छिपाया कि नीतीश कुमार ने ये गठबंधन क्यों तोड़ा था हमारे साथ? प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। नीतीश कुमार मान जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल तो बार बार कहते हैं कि एक मेरा ही चेहरा है सामने जिस पर कोई आरोप नहीं है। वो भूल जाते हैं अपने शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री के जेल के ट्रैक रिकॉर्ड को। तो अरविंद केजरीवाल क्या इनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे? और तो और छोड़िए, ममता बनर्जी भी कहती है कि क्या कम्युनिस्टों के साथ ममता बनर्जी गठबंधन करके सरकार में आएंगी? मुझे लगता है इनको जितना नाटक करना है करने दीजिए। लोकतंत्र के लिए ठीक भी है, आए अपनी बातें रखें, विचारधारा, लेकिन कॉमन बिना विचारधारा के अगर आप आते हैं तो जनता आजकल सब समझती है कि सिर्फ आप करप्शन के खिलाफ चल रहे इस अभियान के कारण भयभीत है। ईडी और सीबीआई ने, ये कहते हैं ईडी और सीबीआई का हम दुरुपयोग करते हैं। साहब, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हमारे सरकार के कार्यकाल में ईडी ने सीज की है भ्रष्टाचारियों के हाथ। तो क्या ये 1 लाख करोड़ की संपत्ति जो थी वो हवा में थी? संपत्ति थी तब ना सीज हुई। और ईडी तो यूपीए के कार्यकाल में बना था, पर इसको शक्तियां हमारी सरकार ने 2017-18 में संशोधन करके रेड करने का, सीजर करने का, डिटेंशन करने का पावर दिया, तब जाकर हुआ। इनके समय एजेंसियों में, मतलब उन्होंने एजेंसियों को ताकत ही नहीं दी थी। तभी सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े फेमसली कहा था कि ये जो अभी सीबीआई का हाल है वो पिंजरे में कैद तोते के समान है।
तो इनके सरकार और हमारे सरकार में ये डिफरेंस है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, संवैधानिक मशीनरी स्वतंत्र रूप से काम करती है। मैं फाइनल पॉइंट बताऊं आपको कृष्णा जी, पहली बार जुडिशरी में हुआ था। नॉर्मली क्या होता था कि जो सबसे सीनियर जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता था, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी में 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके चौथे व्यक्ति को जज बनाया। नतीजा क्या हुआ कि पहले तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी में इन्होंने जुडिशरी पर भी आक्रमण किया था। ये तो ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। जी, झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड में आप लोग के 12 सांसद हैं, 12। और जब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के लिए अगर कांग्रेस सीट छोड़ देती है तो कितना प्रभाव पड़ेगा झारखंड में? नहीं, देखिए, हमारा जो भी सीट का मार्जिन था बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीते थे। एक सिर्फ खुटी की बात करें तो खुटी में थोड़ा क्लोज फाइट था। लोहरदगा भी हम करीब 14-15 हजार से जीते थे। बाकी सारी सीटें जो हमने जीती थी ना वो 2 लाख 4 लाख ऐसे मार्जिन से जीती थी। और हम 12 सीटों पर काबिज थे, 11 पे बीजेपी थी और 1 पर गिरिडीह में एनडीए के जो उम्मीदवार थे आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो चुनाव जीते थे। तो बिल्कुल ना लोकसभा में कोई मुकाबला है ना विधानसभा में कोई मुकाबला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ यहाँ के युवाओं ने सच में सपने देखे थे जब उन्होंने कहा था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरियां मिलेंगी, 5 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष मिलेंगी, तमाम बातें कही थी। लेकिन 3.25 वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने 4 बार गाड़ियां बदली, लेकिन अभी तक नियोजन नीति लेकर नहीं आए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आज यहाँ स्थानीय कौन है। और जो कल बड़े तामझाम के साथ मुख्यमंत्री जी ने 2500 युवाओं को जो पत्र बांटा, नियुक्ति पत्र, इसका इतिहास जानते हैं आप कृष्णा जी? ये वही जो नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटे, इसकी नियुक्ति की शुरुआत हमारे सरकार के कार्यकाल में 2018 में हुई थी। पंचायत सचिव, अभ्यर्थी और अन्य लोगों का इंटरव्यू निकला था। इनका मेडिकल फिजिकल सब हो गया था। सितंबर 2019 में सोनी कुमारी नाम की एक बच्ची ने केस कर दिया, हाईकोर्ट से स्टे हो गया अपॉइंटमेंट, फिर हमारी सरकार चली गई। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति का विरोध किया था। मैं आपको तिथि बता रहा हूँ, 19 जनवरी 2019 को संकल्प संख्या 229 के जरिए कार्मिक ने इनके नियुक्ति वाले विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया। इन छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, अपने पैसे से वकील को रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ तब इस सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। तो इसमें मुख्यमंत्री का श्रेय नहीं, ये छात्रों के संघर्ष का परिचायक है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लेकर आए, क्योंकि राज्य सरकार ने तो 19 जनवरी को आदेश निकालकर इनकी नियुक्ति के विज्ञापन को ही खारिज कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो मुख्यमंत्री जी से जनता ऊब चुकी है। एक मौका दिया था कि शायद कुछ चेंज हो, लेकिन जनता बिल्कुल ठगी भी महसूस कर रही है। विदेशों में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, अमेरिकी सदन में नारे लग रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग एक होने। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस समय मोदी जी ने सत्ता संभाली थी उस समय हमारे देश में मौनी बाबा प्रधानमंत्री रहे थे 10 वर्षों तक। उस समय पूरे दुनिया में भारत की एक बहुत ही लाचार देश जैसी इन्होंने एक ऐसी बना दी थी इंप्रेशन, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री मुद्दों पे अड़ते नहीं थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के समय इंडिया ने करवट ली, अब डिफाइनिंग मोमेंट हो गया। अब देश जो है, जो हम पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम ग्रेट ब्रिटेन से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जैसा फोरकास्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, 2027 जाते जाते हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी के समय का न्यू इंडिया है। पहले क्या होता था, चाइना हमारे बॉर्डर में घुस आता था और हम चुपचाप रहते थे कि अरे नहीं साहब, चाइना को, ये तो वही कांग्रेस की सरकार है ना जिसने अस्काई चीन के हजारों स्क्वायर किलोमीटर इलाके को दे दिया था। और नेहरू जी ने बहुत फेमसली सदन में उस समय कहा था कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, उस इलाके में एक तिनका भी नहीं उगता। तो ये इनकी सोच थी। हमारे लिए जो भारत माँ की भूमि का एक एक इंच है, उसके लिए हजारों सैनिक अपनी शहादत देने को तैयार है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय कहा था कि एक इंच भी कोई घास नहीं उगता, तो जाने दीजिए। तो अब कोई चीन कहीं घुसने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देते। गलवान घाटी में क्या हुआ, चीन के और हमारी सीमा के बीच में है कि हम हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, गोला बारूद वाले। तो चाकूबाजी हुई, हमारे भी दर्जनों सैनिक शहीद हुए, और अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार उनके 60 सैनिक की मौत हुई। तो आप ये अंतर समझ सकते हैं। अभी क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों ने प्रदर्शन करके भारत के तिरंगे का अपमान किया, चढ़ के उतार दिया। ब्रिटेन की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। हम क्या करते, अगर पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार होती, हम ब्रिटेन के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध का, एक विरोध का पत्र लिख देते। नहीं, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। अगले दिन खालिस्तानियों के द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद लंदन में हमारी देश के राजधानी रांची में जो
माफ कीजिएगा, राजधानी दिल्ली में जो ब्रिटेन का उच्चायोग है वहां से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, टोकन सिक्योरिटी छोड़ दी गई। ब्रिटेन के हाथ पांव फूल गए कि क्या कर रहे हैं साहब आप, पूरी सिक्योरिटी हटा दी गई, बैरिकेडिंग हटा दी गई, रोड हटा दिया गया। भारत ने ब्रिटेन को मैसेज दिया कि अगर तुम मेरे उच्चायोग की रक्षा नहीं करोगे, हाई कमीशन की रक्षा नहीं करोगे इंग्लैंड में, तो हम भी तुम्हारे हाई कमीशन की रक्षा नहीं करेंगे। ब्रिटेन को घुटने में लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, वो सरकार थी जो घुटने टेकती थी। साहब हम आंखों से आंख मिलाकर बात करते हैं। हमारे लिए दूसरी बार हो रहा है कि जो अमेरिका की संसद है उसके संयुक्त सत्र को मोदी जी संबोधन कर रहे हैं। तो जो अभी मोदी जी की गिनती होती है एक विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में होती है, और ये देश के लिए सम्मान की बात है साहब। आखिर मोदी जी है कौन? इस देश के प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है तो देश को सम्मान मिला, लेकिन ये कांग्रेसियों के दिमाग में नहीं घुसता। उन्हें मोदी जी का डर इस तरह का सताता है कि वो अनाप शनाप, कभी मौत का सौदागर, कभी कीड़ा, तो कभी सुबोध खान साहब ने कहा था कि हिटलर जैसी मौत होगी, तो एक इनके नेता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था बोटी बोटी काट देंगे। पूरा विश्व जिसे विश्व गुरु मान रहा है, उसके देश में इस तरह के शब्दों का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है, ये मान गए हैं कि अगला चुनाव ये बुरे तरीके से हारने वाले हैं। जी चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी। तो देखिए, ये थे बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सदेव, और कह रहे हैं कि ये ठगबंधन लोग एक साथ होने का प्रयास कर रहे हैं मगर उससे असर नहीं पड़ने वाला है, और ये लोग मान चुके हैं कि 2024 में जो हार होने वाली है, सबसे बड़ी हार होने वाली है इस बार। इसीलिए ये लोग एक होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक होने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं 24 में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।